गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था हम लोगों का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट पार्ट फर्स्ट। क्लियर है? ये जो टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट, इसको हम लोग दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। देन आफ्टर हम इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो सरकमटेंसेस अपने सरकमटेंसेस अपोजिट में होने के बावजूद भी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो कैसे अपने आप को ग्रोथ कर रही थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी कहाँ पर, इंडिया के अंदर। फिर भी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उन्होंने किस तरीके से अपने आप को सरवाइव किया और अपने आप की ग्रोथ भी की। इसके पीछे हमने तीन रीजन देखे थे। एक तो हमने देखा था डिफरेंट सेगमेंट्स कि उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स को अपनाया था। दूसरा हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट्स वगैरह आए थे, उसमें बूस्ट हुई थी। तीसरा हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। इन तीन रीजंस की वजह से जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, सर्वाइव भी किया और आगे चल के ग्रोथ भी की। उसी पेकुलरिटीज को अभी जो हमने जो पेकुलरिटीज देखी, ये जो अनोखापन, ये जो अजीब अगरीब चीज़ें देखी, ये हमने देखी किसमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। अब हम लोग जो देखेंगे वही पेकुलरिटीज देखेंगे हम किसके बेसिस पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बेसिस पर। क्लियर है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लार्ज इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। लार्ज इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी थी और वो भी अपनी ग्रोथ कर रही थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ समझनी है कि लार्ज इंडस्ट्रीज वर देयर। लार्ज इंडस्ट्रीज थी, इसमें कोई शक नहीं है, लार्ज इंडस्ट्रीज थी, बट फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इस पूरी इकोनॉमी में उन लार्ज इंडस्ट्रीज का सेगमेंट बहुत कम था। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम था अपेक्षाकृत किसके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। क्लियर है? यानी कि इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ज्यादा था अपेक्षाकृत किसके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बताया था कि जो हैंडलूम्स थे, जो वेवर्स थे, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ बेटा, बिल्कुल सच बात है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडलूम्स थे, जो वेवर्स थे, वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, लेकिन वो खत्म नहीं हुए थे। वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर? तो वो यहाँ पे मैं समझना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू बी प्रीडोमिनेंट। यानी कि स्मॉल स्केल पे जो प्रोडक्शन होता था वो क्या करता रहा, कंटिन्यू रहा और वो प्रीडोमिनेंट करता रहा। ये चीज़ हमें कैसे समझ में आती है, इसका हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया बेटा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि द प्रपोर्शन ऑफ द लेबर रजिस्टर्ड इन द फैक्ट्रीज। यानी कि जो प्रपोर्शन था किसका, लेबर का, जो किसमें फैक्ट्रीज के अंदर काम करती थी। अब देखिएगा कौन सी फैक्ट्रीज के अंदर, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज के अंदर जो लेबर थी, जो काम करती थी, वो हम देखते हैं तो 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931। यानी कि 1911 में कितनी थी टोटल, जितने वर्क फोर्स था, यानी टोटल जितनी लेबर थी उसका 5% कब, 1911 में, और 1931 में कितना, 10%। यानी कि देखिएगा आप, जो टोटल लेबर है उसका 10% तो किसमें कर रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। बाकी की 90% जो वर्कर है वो अभी भी किस में काम कर रहे हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, प्रीडोमिनेट कर रही है। क्लियर है? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी। यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो हाथों से बनाने वाली चीजें थी, जो वेवर्स थे, वेवर्स का प्रोडक्शन था, वो काफी ज्यादा बढ़ा। कब, 20th सेंचुरी में। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेवर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, और अभी आप कह रहे हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो 20th सेंचुरी में उसमें क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, एक्सपेंडेड हुआ वो। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो बढ़ा। क्लियर है? 20th सेंचुरी में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सिमिलरली द हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन आल्सो एक्सपेंडेड स्टीडली। हाउ डिड दिस हैपन? क्लियर है? तो ये कैसे हुआ, ये प्रोडक्शन कैसे एक्सपेंडेड हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हैंड प्रोडक्शन था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड हुआ था 20th सेंचुरी में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हैंडलूम प्रोडक्शन जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। तो हमारे सामने क्वेश्चन था, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ।
तो वही हम लोग उसके सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट सेकंड पार्ट। क्लियर है? क्योंकि इस समय पर क्या हुआ बेटा, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अब आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे हुए कि सर क्या जो वेवर्स थे उनके पास मशीन्स आ गई थी? नहीं बेटा, मशीन्स नहीं, छोटे छोटे इनोवेशंस हो गए थे। छोटे छोटे इनोवेशंस में जैसे कि एक फ्लाई शटल नाम की एक मशीन आई थी। क्लियर है? तो इसकी फ्लाई शटल आई थी। क्लियर है? हैंडलूम्स इट इज इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिंग ओनली पुशिंग अप द कॉस्ट। यानी कि एक छोटी सी मशीन आया करती थी जिसका नाम हुआ करता था फ्लाई शटल। वो फ्लाई शटल जो हुआ करती थी वो कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाती थी। उसमें कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कपड़ा, कुछ धागा कुछ आया करता था और उससे कुछ कपड़ा बनता था। तो जो कपड़ा बनाने की जो स्पीड थी वो फ्लाई शटल की हेल्प से क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी। यानी कि जो हेड वेवर पहले एक कपड़ा बना पाता था पूरे दिन में, वही वेवर फ्लाई शटल की हेल्प से 4 कपड़े बना पा रहा था। यानी कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जो उसकी स्पीड थी वो क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी। और जब किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ाने की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या कर सकता है वेवर, अपने क्लॉथ्स को कम प्राइसेस में मार्केट के अंदर बेच सकता है। जब वो उसका सामान मार्केट के अंदर कम प्राइसेस में बिकेगा तो लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे भी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन था हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट का, वो और किनका, हैंडलूम्स क्लॉथ्स का, वो क्या हो गया था, थोड़ा सा ग्रो हो गया था, थोड़ा एक्सपेंड हो चुका था। तो फ्लाई शटल मेक ऑफ पॉसिबल फॉर द वेवर्स टू ऑपरेट लार्जर लूम्स एंड वेविंग वाइड पीसेस ऑफ क्लॉथ। यानी कि लार्जर लूम्स, बहुत सारी लूम्स को वो चला सकते थे एक साथ और बड़े बड़े पीस बना सकते थे। किसके, क्लॉथ्स के। किसकी हेल्प से, फ्लाई शटल की हेल्प से। क्लियर है? तो यहाँ से हमें समझ में आया कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए, उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो वेवर्स थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। और उसके पीछे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आप एग्जांपल दे सकते हैं किसका, फ्लाई शटल का। फ्लाई शटल के बारे में कई बार क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है कि फ्लाई शटल क्या थी। तो फ्लाई शटल क्या थी, एक मशीन थी जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्शन बढ़ा था। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखिएगा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द वेवर्स। देखिए ऐसा नहीं है सारे वेवर्स को प्रॉफिट होने लग गया था या सारे वेवर्स के प्रोडक्शन एक्सपेंड हो गया था। वेवर्स में भी अलग अलग क्या थी, सेगमेंट था, अलग अलग सेगमेंट था वेवर्स में भी। समझिएगा कैसे सेगमेंट था वेवर्स में भी, कि कुछ वेवर्स थे वो तो क्या करते थे, कोर्स क्वालिटी का क्लॉथ बनाया करते थे, और कुछ वेवर्स थे वो फाइन क्वालिटी का क्लॉथ बनाया करते थे। क्लियर है? तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द वेवर्स, प्रोड्यूसर ऑफ द कोर्सर क्लॉथ्स, वर्ड से फाइन वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। एक तो कौन से थे, कोर्स क्लॉथ बनाने वाले, और एक कौन थे, फाइन वैरायटी के क्लॉथ को बनाने वाले। दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि जो कोर्स क्वालिटी के क्लॉथ बनाने वाले वेवर थे उनकी, क्योंकि जो कोर्स क्वालिटी का क्लॉथ होती थी उसकी डिमांड्स फॉर्चुलेटेड होती रहती थी। फॉर्चुलेटेड का मतलब है कभी कम कभी बढ़ती होती रहती थी। ऐसा क्यों होता था वो समझिएगा कि कोर्स क्वालिटी का जो क्लॉथ हुआ करता था उनको कौन लोग खरीदा करते थे, उनको पीजेंट्स वगैरह, आर्टिजन्स वगैरह, जो गरीब लोग हुआ करते थे, पुअर स्टेंटा हुआ करता था पॉपुलेशन का, वो खरीदा करता था। तो जब क्या होता था, क्रॉप फेल हो जाती थी या क्रॉप बैड हार्वेस्ट होता था, तो किसानों के पास में, पीजेंट्स के पास में क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता था। जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता था कि उनकी जो डिमांड होती थी मार्केट के अंदर कोर्स क्वालिटी की क्लॉथ्स की, वो क्या होती थी, फॉर्चुलेटेड होती रहती थी। लेकिन जो फाइन वेराइटी की जो डिमांड होती थी वो हमेशा स्टेबल रहती थी। क्यों स्टेबल रहती थी? क्योंकि जो फाइन वेराइटी के क्लॉथ्स होते थे उनको रिच पर्सन्स खरीदा करते थे, और रिच पर्सन्स चाहे बैड हार्वेस्ट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, रिच पर्सन्स पर उसको कोई असर नहीं पड़ता था। तो उसकी जो डिमांड होती थी वो स्टेबल रहती थी। तो जो वेवर्स कोर्स क्वालिटी का क्लॉथ बनाया करते थे वो परेशान रहते थे, और जो वेवर्स फाइन क्वालिटी का क्लॉथ बनाया करते थे वो थोड़े से स्टेबल रहते थे। क्लियर है? तो देखिएगा प्रोड्यूसर ऑफ द कोर्सर क्लॉथ वर्स फाइन वेराइटी ऑफ क्लॉथ। इसके नीचे मैंने लिखा है कोर्स क्वालिटी ऑफ क्लॉथ के फॉर्चुलेटिंग डिमांड्स। इनकी जो डिमांड्स होती थी वो क्या होती थी, फॉर्चुलेटेड होती रहती थी। क्यों फॉर्चुलेटेड होती थी? क्योंकि बॉट बाय द पुअर्स, क्योंकि इसको कौन, कोर्स क्वालिटी के क्लॉथ्स को कौन खरीदता था, पुअर्स खरीदते थे। क्लियर है? वहीं फाइन वेराइटी ऑफ क्लॉथ में डिमांड जो होती थी वो स्टेबल रहती थी, स्टेबल डिमांड्स। क्यों? क्योंकि बाय बॉट बाय वेल डू, सो किसके द्वारा किया जाता था, वेल डू के द्वारा। वेल डू के मतलब रिच पर्सन्स के द्वारा। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिएगा कि जो फाइन वैरायटी के क्लॉथ्स होते थे इनको और भी फायदा था। और फायदा क्या था कि जो मिल्स हुआ करती थी वो मिल्स एक ही तरीके के कपड़े बनाया करती थी, या जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते थे वो स्पेशलाइज नहीं कर सकते थे। मिल जो होती थी वो कपड़े बनाती थी जो सारे कपड़े कैसे होते थे, एक जैसे हुआ करते थे। वो
हर कपड़े के अंदर स्पेशलाइज कुछ चीज़ें नहीं दिया करती थी। जैसे कि बेटा एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक साड़ी आती है बनारसी साड़ी, जिसमें कुछ होता है जिसमें कुछ तार वगैरह को लगाया जाता है, क्लियर बेटा। तो बनारसी साड़ी जो होती थी वो किस में आया करती थी, फाइन वैरायटी के क्लॉथ्स में आया करती थी, तो उसकी डिमांड्स कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती थी, क्लियर है। तो मिल्स कुड नॉट इंटीमेट द स्पेशलाइज्ड वेव्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय द मिल, यानी कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट हुआ करते थे, उनको मिल्स भी क्या नहीं कर पा रही थी, कंपीट नहीं कर पा रही थी। प्रोडक्शन वेवर्स हार्डशिप एंड सर्वाइवल, लेकिन अगर मैं देखूं तो पूरी उसमें हिस्ट्री में तो वेवर्स के साथ में क्या रहा, उनकी हार्डशिप काफ़ी हार्डशिप रही, उनकी लाइफ काफ़ी उनको क्या करना पड़ा, सर्वाइव करना पड़ा। यहाँ हमारे इस चैप्टर की ये सेकंड लास्ट जो वीडियो है, इसके बाद हमारे यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुड्स एंड मार्केट। गुड्स एंड मार्केट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो गुड्स ब्रिटिशर्स से आए या इंडियन इंडस्ट्रीज ने बनाए, उन्होंने कैसे मार्केट के अंदर वो सेल हुए या लोगों तक वो कैसे पहुंचे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के